हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के विषय में चर्चा करूंगी। झारखंड राज्य जनजाति बहुल राज्य है और यही कारण है कि यहाँ जनजातियों के द्वारा अपनी शासन व्यवस्था स्थापित भी की गई थी, जिसके अंतर्गत समाज में एक सुशासन की व्यवस्था भी की गई। मुंडा मान की शासन व्यवस्था भी जनजातियों की शासन व्यवस्था में से एक है, जो मुख्य रूप से हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। अगर हम हो जनजाति की बात करें तो झारखंड के संदर्भ में हम यह देखते हैं कि हो जनजाति झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, जो मुख्य रूप से कोल्हान क्षेत्र में बसी हुई है। हो जनजाति के शासन व्यवस्था में पंचायत के महत्व को स्वीकार किया गया है तथा शासन व्यवस्था के अंतर्गत गांव में हो रहे विवाद में न्याय व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत को अधिकार दिया गया है कि वह विवाद को हल करे। पंचायत के निर्णय को गांव के निवासियों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। आगे मैं आप लोगों से मुंडा मानकी शासन व्यवस्था की विभिन्न विशेषताओं पर आपके साथ चर्चा करूंगी। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के विषय में यदि बात की जाए कि ये किस जनजाति से रिलेटेड है, तो ये मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है वो हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। अगर हम मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के पृष्ठभूमि का अवलोकन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नींव में हो लोगों की पारंपरिक शासन व्यवस्था विद्यमान है। इस शासन व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी भी हुआ करते थे, जिनके सहयोग से सफलतापूर्वक शासन चलाया जाता था। मुंडा के विषय में यदि हम बात करें तो यह एक सबसे हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण पदाधिकारी इस शासन व्यवस्था के अधीन था, जो वास्तव में गांव का प्रधान या मुखिया की हैसियत रखता था। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका जनसाधारण से लगान वसूल करना था तथा उनके हितों की रक्षा भी करना होता था। यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि अभी मुंडा का जो कार्य था उसमें यह भी था कि वो हितों की रक्षा भी किया करता था। सच तो यह है कि मुंडा को यह अधिकार होता था कि वह जरूरतमंद लोगों के बीच प्रति जमीन का बंटवारा भी कर सके। और मुंडा के पद के विषय में यदि हम बात करें तो ये जो पद है ये भी वंशानुगत हुआ करता था। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था के अधीन जो है मुंडा का पद वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसके द्वारा जो है जरूरतमंद लोगों के बीच में प्रति जमीन का बंटवारा भी किया जाता था और साथ ही साथ जो है वो उस समय जो जनजातीय लोग थे उनके हितों की रक्षा भी करने का कार्य, साथ ही साथ लगान वसूलने का कार्य भी किया करता था। और इसके पद के विषय में यदि बात करें तो इसका पद जो है वो वंशानुगत होता है और एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में यदि हम बात करें तब भी ये जो व्यवस्था है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मुंडा के संदर्भ में ये पूछा जाता है कि मुंडा का जो पद है वो वंशानुगत होता था या नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें डाकुआ के संदर्भ में तो ये जो है मुंडा और मानकी का हम कह सकते हैं कि उसके अधीन कार्य करने वाला जो है एक अधीनस्थ अधिकारी होता था, जो कि चपरासी के तुल्य जो है हम कह सकते हैं कि उसे माना जा सकता है, जिसे वसूल किए गए दंड की राशि का आधा भाग वेतन के रूप में दिया जाता था। यह पदाधिकारी मुख्य रूप से मुंडा के अधीन हुआ करता था तथा इसकी जो मुख्य भूमिका होती थी वो मुंडा और गांव के लोगों के बीच संदेश का आदान प्रदान करना होता था। वास्तव में यह पदाधिकारी गांव के लोगों को सामाजिक एवं प्रशासनिक विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता था। मुंडा और मानकी आवश्यकता अनुसार 2 से 3 डाकुआ रख सकते थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम पीड़ के विषय में बात करें तो यह कई गांवों को मिलाकर अंतर ग्राम्य पंचायत का निर्माण किया जाता था और इसे ही हम पीड़ के नाम से जानते हैं। एक पीड़ में 5 से 20 गांव शामिल होते थे। यहाँ पे इससे भी जो है रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस होते हैं कि जो पीड़ है उसके अधीन जो है वो कितने गांव शामिल हुआ करते थे, तो ये 5 से
20 गांव जो है इसके अधीन शामिल हुआ करते थे और साथ ही साथ जो है ये अंतरग्राम्य पंचायत का निर्माण भी किया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें मानकी के संदर्भ में, तो मानकी भी जो था ये पीड़ का प्रधान मानकी ही कहलाता था। कुछ पीड़ जिनमें गांव की संख्या अधिक होती थी, एक से अधिक वहां मानकी हुआ करते थे और ये जो पद है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद हुआ करता था, जो वास्तव में 5 से 20 गांव का प्रतिनिधित्व किया करता था। अब यहाँ पे यदि हम एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में बात करें तब भी मानकी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि जो मानकी है वो किसका प्रधान हुआ करता था और साथ ही साथ जो है ये कितने गांवों का प्रतिनिधित्व करता था। तो ये 5 से 20 गांव तक का प्रतिनिधित्व इनके द्वारा किया जाता था। मानकी के विषय में यदि हम और बात करें तो ये हम देखते हैं कि यह सभी गांव के इसके शासन व्यवस्था जो है ये इसके अधीन ही रहा करता था। अगर किसी भी बात का समाधान मुंडा के स्तर पर नहीं हो पाता था तो ऐसे विवादों को जो है इस पर निर्णय देना ये कार्य जो है वो मानकी का ही हुआ करता था और मानकी का जो पद है यह भी वंशानुगत ही हुआ करता था। तो यहाँ पे यह कहा जा सकता है कि मुंडा का जो पद है उसके पश्चात मानकी का जो पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्स में क्वेश्चन होते हैं कि इसका जो मानकी का जो कार्य था बेसिकली वो क्या होता था, तो यहाँ पे न्याय का जो निर्णय है वो देना होता था और जिसका समाधान मुंडा के स्तर पे नहीं होता था उसका समाधान मानकी किया करते थे और ये पद भी जो है वंशानुगत होता था। इससे रिलेटेड भी एग्जाम्स में क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें देवरी के विषय में तो यह धार्मिक प्रधान हुआ करता था। इस पद पर मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में रहने वाले व्यक्ति की मुख्य जिम्मेदारी यह थी कि धार्मिक अनुष्ठानों को रीति रिवाज के अनुसार संपन्न करे। यहाँ पे यदि हम एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो देवरी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि इसका मुख्य कार्य क्या था या क्या प्रधान किसका था ये, तो ये बेसिकली धार्मिक प्रधान हुआ करता था और धार्मिक जितने रिलेटेड रीति रिवाज थे उनको संपन्न कराने का कार्य देवरी का ही हुआ करता था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम चर्चा करें यात्रा देवरी के विषय में तो मुंडा शासन व्यवस्था में धार्मिक कार्यों के निष्पादन के लिए देवरी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उसके लिए एक सहायक की व्यवस्था की गई थी जिसे यात्रा देवरी कहा जाता है। और एग्जाम के कंटेक्स्ट में भी आपको यहाँ पे ये याद रखना होगा जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो देवरी है उसके सहायक को हम किस नाम से जानते हैं और किस कार्य का जो है निष्पादन जो है इसके द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम चर्चा करें न्यायिक व्यवस्था के विषय में मुंडा मानकी व्यवस्था शासन व्यवस्था के अधीन, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि पंचायत गांव के विवादों पर निर्णय लिया करता था। गोत्र से बाहर करने तथा सामाजिक बहिष्कार की सजा भी दी जाती थी। ग्राम पंचायत में सभी परिवार के मुखिया भाग लिया करते थे। तो यहाँ पे जो न्यायिक व्यवस्था में जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है उसके अधीन हम कह सकते हैं कि जो पंचायत है वो सर्वोपरि रहा था और इससे रिलेटेड भी एग्जाम्स में क्वेश्चन होते हैं। और साथ ही साथ जो है ये ग्राम पंचायत जो है वो किससे निर्मित होता था, तो सभी परिवार के जो मुखिया थे वो इसमें सम्मिलित होते थे। अंतरग्राम्य पंचायत में सभी गांव के मुंडा भाग लिया करते थे। पंचायत का निर्णय सभी को मान्य होता था। साधारण अपराध के लिए नगद या सामग्री दंड स्वरूप वसूल की जाती थी। जुर्माने की प्राप्त राशि में से आधी राशि डाकुआ को दी जाती थी। शेष आधी राशि गांव के सामाजिक कार्यों में खर्च की जाती थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो न्याय व्यवस्था था वो बहुत ही सुचारू रूप से उसे स्थापित करने का कार्य किया गया था। और यहाँ पे यदि हम बात करें एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं कि अंतरग्राम्य पंचायत के संदर्भ में और साथ ही साथ जो है वो आधी राशि जो दी जाती थी जो वसूला जाता था दंड स्वरूप वो डाकुआ को दिया जाता था और अन्य जो शेष आधी राशि है वो किस पे खर्च होता था, तो गांव के सामाजिक कार्यों पर इसे खर्च किया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे और अधिक और हम बात करें मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के विषय में तो ये हम देखते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के जो कैप्टन विल्किंसन थे उन्होंने मानकी
मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के महत्व को स्वीकार करते हुए विल्किंसन रूल में भी इसे जगह दी थी। 1830-32 के कोल विद्रोह के पश्चात अंग्रेज कंपनी और जनजातियों के मध्य समझौता हुआ था तथा 1837 में विल्किंसन रूल भी जो है वो बनाया गया था। तो यहाँ पे जो है इसी वजह से जो है विल्किंसन रूल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि हम बात करें जनजातियों के कंटेक्स्ट में या हम चर्चा करें मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे इसको महत्व दिया जाना और साथ ही साथ जो है इसको इंक्लूड किया जाना उसमें अपने साथ में जो है अंग्रेजों के द्वारा 1837 में विल्किंसन रूल का बनना ये बताता है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है वो कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। थॉमस विल्किंसन के विषय में यदि हम बात करें तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जिस समय लागू किया गया था और जो विल्किंसन रूल बना था उस समय ये आयुक्त रहे थे और इसी के नाम पे हम लोग कह सकते हैं कि विल्किंसन रूल जो है वो लागू किया गया था। कर के रूप में वसूल किए जाने के विषय में भी जो है इसमें विल्किंसन रूल के अधीन इसकी चर्चा की गई है। इस समय इस रूल के अधीन ये तय किया गया था कि कर के रूप में वसूल किए गए 1 रुपया में मुंडा 12 आना मानकी के पास जमा करेंगे और मानकी जो है इसे सरकारी खजाने में जमा करने का कार्य करेंगे, जिसके बदले उन्हें रुपये में से 1 आना के दर से भुगतान मिलेगा। यदि हम यहाँ पे बात करें इसके विषय में और एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में कि आपको क्या याद रखना है, तो सबसे पहला तो कि विल्किंसन रूल जो है वो कब लागू हुआ, तो ये 1837 में लागू हुआ था और ये किस विद्रोह के पश्चात लागू हुआ था, तो 1832 के कोल विद्रोह के पश्चात विल्किंसन रूल को जो है लागू किया गया था। उद्देश्य विल्किंसन रूल का लागू करने का सिर्फ एक ही रहा था, क्योंकि उस समय जो अंग्रेजी सरकार रही थी या जो उपनिवेशवाद का काल रहा था और ब्रिटिशर्स का रूल उस समय जो है उस भारत में कायम हुआ था। कर का अधिक से अधिक वसूली किया जाना शांतिपूर्व तरीके से, इसी के वजह से जो है विल्किंसन रूल को उस समय लागू करने का कार्य किया गया था। यहाँ पे यदि और बात करें हम एग्जाम के कंटेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पे जो है कर का जमा करके खजाने में जो जमा करने का जो कार्य था वो मानकी के द्वारा किया जाता था। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से संदर्भ में पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।